हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल GK9 मैथ में। आज आपको पढ़ाने वाले हैं हम बायोलॉजी क्लास 10 के लिए, जो कि महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है ना। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे, कमेंट करें, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, अलैंगिक जनन की मुख्य विशेषता क्या है। तो इसका आंसर यहाँ पे है, अलैंगिक जनन की मुख्य विशेषता है, अलैंगिक जनन से पैदा होने वाली संतानों आनुवांशिक गुणों में ठीक जनकों की तरह होती है, क्योंकि इसमें युग्मकों का संलग्न नहीं होता है। इसमें निषेचन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि युग्मकों का संलग्न नहीं होता है। दूसरा है, इसमें नर जनन तंत्र के सभी संरचनाओं के नाम लिखे। ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे नर जनन तंत्र में निम्नलिखित संरचनाएं पाई जाती है: 2 वृषण, 2 अधिवृषण, 2 शुक्रवाहिनी, 2 शुक्राशय एवं 1 मूत्रमार्ग तथा शीशन होता है। उसके बाद से तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे लैंगिक जनन का क्या महत्व है। ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका आंसर देखेंगे। चलिए, सभी जीवों में गुणसूत्रों की एक संख्या निश्चित होती है। अलैंगिक जनन करने वाले में असमसूत्री या समसूत्री प्रकार का कोशिका विभाजन होता है, जिसके कारण उनमें कोई विभिन्नता नहीं आती। प्रत्येक पीढ़ी में क्रोमोसोम की संख्या भी निश्चित रहती है। लैंगिक जनन करने वालों में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है, जिससे उसमें विभिन्नता आ जाती है। यह पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है। तो इसका आंसर है, एंजियोस्पर्म यानी पुष्पी पौधे में अधिकांश पुष्प द्विलिंगी होते हैं। इनमें दोनों प्रकार के जननांग होते हैं। पुंमंग को नर जननांग या जयांग तथा कार्पल को मादा जननांग कहते हैं। पुंमंग में परागकण बनते हैं, जिससे माइक्रोस्पोर भी कहते हैं। जयांग में बीजांड या मेगास्पोर बनते हैं। ये अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बनते हैं। इनके निषेचन के बाद फल तथा बीज बनते हैं। बीज के अंकुरण के बाद नन्हा पौधा बनता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पे शुक्रजनक नलिका के बारे में बताएं। प्रत्येक वृषण में 9 शुक्रजनक नलिका होती है, जिसके अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है। नर कोशिका शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे जनन किसी जीव की समष्टि के अस्थायित्व में किस प्रकार सहायक है। तो इसका आंसर है, यहाँ पे देखिए, किसी भी स्पीसीज की समष्टि के अस्थायित्व में जनन और मृत्यु दर में लगभग बराबर की दर हो तो अस्थायित्व बना रहता है। एक समष्टि में जनन दर और मृत्यु दर ही उसके आधार पर निर्धारण करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर, परागण से क्या समझते हैं। परागण कितने प्रकार के होते हैं। तो नर जनन अंग से पराग कण का गमन मादा जनन अंग पर होना परागण कहलाता है। इसमें कीड़े, जानवर, हवा तथा पानी सहायक होते हैं। परागण 2 प्रकार के होते हैं, स्वपरागण, पर परागण। ठीक है ना। उसके बाद से यहाँ पे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, ऋतुस्राव क्यों होता है। यदि अंड कोशिका का निषेचन नहीं हो तो यह लगभग 1 दिन तक जीवित रहती है। गर्भाशय भी प्रतिमाह निषेचित अंड की प्राप्ति हेतु तैयार करता है, अतः इसकी अंतःभित्ति मांसल एवं स्पॉन्जी हो जाती है, जो किसी अंड के निषेचन होने की अवस्था में उसके पोषण के लिए आवश्यक है। परंतु निषेचन न होने की अवस्था में इस परत की भी आवश्यकता नहीं रहती, अतः यह परत धीरे धीरे कटकर योनि मार्ग से रुधिर एवं म्यूकस के रूप में निष्कासित होती है। इस चक्र में लगभग 1 मास का समय लगता है तथा इसे ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, युग्मनज से क्या समझते हैं। परिपक्व शुक्राणु अंडाणु में पूरी तरह मिलकर युग्मनज का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है, वर्षा होने के समय मक्का के परागण क्रिया में क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो इन पौधों में आनुवांशिक विभिन्नता नहीं होती, जिसके कारण ये पौधे पर्यावरण के उतार चढ़ाव को झेल नहीं पाते हैं। ऐसे पौधे में पर्यावरण के साथ अनुकूलित होने की क्षमता कम होती है, जिसके कारण उत्पादन कम होने, बीमारियां होने तथा मर जाने की संभावना बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 11 नंबर, मानव में वृषण क्या कार्य है। मतलब मानव में वृषण के क्या कार्य है। तो मानव में वृषण के मुख्य कार्य निम्नलिखित है। पहला सुनिए, वृषण में शुक्राणु उत्पन्न होते हैं, जो लैंगिक जनन क्रिया में सक्रिय भाग लेकर भावी पीढ़ी को जन्म देने में सहायक होते हैं।
दूसरा है वृषण में उत्पन्न हार्मोन जिसे टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, मानव शरीर में द्वितीयक जनन लक्षणों को स्थापित करने के लिए उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 12 नंबर, कार्पस ल्यूटियम का कार्य समझाइए। ठीक है ना, तो इसका आंसर है कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन का स्राव करता है जो गर्भाशय की दीवारों को काफ़ी मोटा करता है तथा गर्भधारण में मदद करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन है, जीवों में विभिन्नता स्पीसीज के लिए ही लाभदायक है परंतु व्यष्टि के लिए आवश्यक नहीं, क्यों? इसका आंसर है यहाँ पे जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता नई जाति के प्रादुर्भाव में मदद करता है, नए वातावरण एवं प्रतिकूल परिस्थिति में स्थायित्व कायम रखता है। यह विभिन्नता व्यष्टि के लिए लाभदायक नहीं होती है क्योंकि किसी निश्चित स्थान पर प्राकृतिक आपदाएं इसे नष्ट कर देती है। वीडियो के अंत तक बने रहिए तभी आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है ना, और ये सारे क्वेश्चन आपका वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है ना, 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गर्भ निरोधक गोलियां के बारे में बताएं। परिवार नियोजन के कई उपायों में गर्भ निरोधक गोलियां भी एक उपाय है। इनमें कृत्रिम प्रोजेस्टेरोन तथा एस्ट्रोजन डाला जाता है। यह ESH एवं LH के स्राव पर प्रतिबंध लगा देता है जिसके कारण अंडो उत्सर्गी क्रिया नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे परागण। सुनिए, परागण क्या है? परागण में कीटों की क्या भूमिका होती है? पराग कोश से पराग कणों का प्रकीर्णन वर्तिकाग्र तक होने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं। कीटों के द्वारा पर परागण की क्रिया होती है। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। 16 नंबर क्वेश्चन है, द्विलिंगी जीव कौन से होते हैं? उदाहरण लिखें। वे जीव जिनमें नर तथा मादा दोनों अंग होते हैं तथा वे नर तथा मादा दोनों प्रकार के युग्मकों को उत्पन्न करते हैं, उभयलिंगी अथवा द्विलिंगी जीव कहलाते हैं, जैसे केंचुआ। जैसे क्या है? केंचुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन है, DNA की प्रकृति बनाना जनन के लिए क्यों आवश्यक है? तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक गुणों का वाहक क्रोमोसोम होता है जो DNA से बना होता है, तो इसकी प्रकृति बनाना जनन के लिए आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन है, परागण क्रिया निषेचन क्रिया से किस प्रकार भिन्न है? तो पराग कणों के पराग कोश से निकलकर उसी पुष्प या उस जाति के दूसरे पुष्पों के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। निषेचन के अंतर्गत पराग कणों के वर्तिकाग्र तक पहुंचने के बाद निषेचन की क्रिया होती है। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न को या संलयन को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। देखिए, लैंगिक जनन संचारित रोगों के बारे में लिखे। तो लैंगिक जनन संचारित रोग यौन संबंध से होने वाले संक्रामक रोग को कहा जाता है। यह रोग कई तरह के रोगाणुओं जैसे बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी, प्रोटोजोआ, ईस्ट जैसे सूक्ष्मजीवों द्वारा होते हैं। मनुष्य में होने वाले ऐसे प्रमुख रोग निम्नलिखित है। बैक्टीरिया जनित रोग गोनोरिया, सिफिलिस, यूरेथ्राइटिस तथा सर्विसाइड्स बैक्टीरिया के संक्रमण से होने वाले कुछ प्रमुख रोग हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे। आगे देखिए, दिया है यहाँ पे आगे, वायरस जनित रोग। वायरस जनित रोग सर्विक्स कैंसर, हार्पिस तथा एड्स इत्यादि। प्रोटोजोआ जनित रोग स्त्रियों के मूत्र जनन नलिकाओं एक प्रकार के प्रोटोजोआ के संक्रमण से होने वाला रोग ट्राइकोमोनिएसिस है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर लास्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। ठीक है ना, 20 क्वेश्चन देखेंगे आज। तो यहाँ पे देखिए, कह रहा है एक लिंगी तथा द्विलिंगी की परिभाषा एक एक उदाहरण देकर कीजिए। एक लिंगी वे जीव जिनमें नर और मादा स्पष्ट रूप से अलग अलग हो उन्हें एक लिंगी जीव कहते हैं, उदाहरण के लिए मनुष्य। द्विलिंगी वे जीव जिनमें नर और मादा लिंग एक साथ उपस्थित होते हैं उन्हें द्विलिंगी कहते हैं, उदाहरण के लिए केचुआ। तो इस तरह से ये 20 क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये वीवीआई क्वेश्चन है, ये बिहार बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन है, फाइनल एग्जाम है। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर याद कर लेंगे। ठीक है ना, अगर किसी तरह का दिक्कत होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।